Hello everyone, welcome to my channel Legal Mind Map. So today in this video we are going to cover the topic rules of interpretation, जिसके अंदर हम mischief rule और legal fiction को cover करेंगे. They both are rules of interpretation and ये जो topic है ये है interpretation of statute subject का. So let's start our video. हम सबसे पहले समझेंगे कि मिसचिफ रूल होता क्या है. पहली बात, मिसचिफ रूल को हम हेजल्स रूल के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो अब इसे और अच्छे से समझ लेते हैं. हम इमेजिन यू हैव अ प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व लाइक अ लीकी रूफ. ठीक है, आपकी रूफ लीक हो रही है, आपको प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू सॉल्व इट. तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं. ठीक है, सो यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिक्स इट, राइट? सो वेल ऑलवेज आर काइंड्स ऑफ लाइक वेल लॉज आर काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली. लॉ उसी की तरीके से होता है दैट दे आर मेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन सोसाइटी. लॉज किस लिए बनाए जाते हैं? सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए. तो मिसचिफ रूल्स हेल्प करता है जजेस की कि अंडरस्टैंड करे कि वो लॉ जो है वो क्यों बनाया गया था. सबसे पहली बार वो लॉ जब किसी चीज के लिए बनाया गया था, उसे इंप्लीमेंट करा था, तो वो क्यों बनाया गया था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग दैट लॉ? इट्स लाइक लुकिंग एट द बैक स्टोरी. उस लॉ का रीजन देखना पड़ेगा, उस लॉ की बैक स्टोरी को खंगालना पड़ेगा अच्छे से कि वो लॉ क्यों बनाया गया था, क्या पर्पस था उस लॉ का, एंड व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दैट लॉ. ठीक है, सो हाउ इट वर्क्स. कॉमन लॉ बिफोर. So first the judge looks at what the situation was like before the law was made. लॉ जब तक बना नहीं था, लॉ को बनाने से पहले सिचुएशन क्या थी, जज पहले ये चीज को समझेगा. इट इज लाइक नोइंग व्हाट द हाउस लुक लाइक बिफोर यू फिक्स द रूफ. जैसे हमने रूफ का एग्जांपल लिया था, ये लॉ को जो समझना है हमें, इसी तरीके से अगर हम लीग रूफ की बात करें, क्योंकि हम एग्जांपल और हमारे लॉ के कॉन्सेप्ट को दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो जब हम लीग रूफ को ठीक करेंगे तो हम पहले देखेंगे ना कि हाउस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ है, ताकि क्या रीजन है जो हमारी रूफ लीक हो रही है तो उसको समझ सके. Then mischief and defect. Next, then try to figure out what water problem or mischief the rule was meant to fix. उसके बाद हम ये फिगर आउट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है. वाटर नहीं, इसमें व्हाट प्रॉब्लम और mischief the rule was meant to fix, कि उस रूल में हम क्या फिक्स कर सकते हैं या फिर उस रूल के थ्रू हम क्या फिक्स कर सकते हैं. देन मैं अभी एग्जांपल नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इनको इन शॉर्ट आपको बस मेन चीज समझा रही हूँ. देन दे लुक एट व्हाट सॉल्यूशन और रेमेडी द लॉ मेकर्स केम अप विद टू फिक्स द प्रॉब्लम. अब जो भी प्रॉब्लम थी तो लॉ मेकर ने उस टाइम पे क्या लेकर आए थे, कौन सा सॉल्यूशन लेकर आए थे कि वो उस प्रॉब्लम को ठीक कर सके. ठीक है, सो ट्रू रीजन बिहाइंड द रेमेडी. फाइनली दे थिंक अबाउट व्हाई दैट सॉल्यूशन वाज चूजन. उसके बाद वो लॉ जो जजेस है वो ये सोचेंगे कि अब वो सॉल्यूशन जो लॉ मेकर ने चूज किया था वो क्यों चूज किया था, उसके अलावा कुछ और चूज क्यों नहीं किया था. तो ये जो रेमेडी है ना, जो सॉल्यूशन वो लेकर आए थे, ये रेमेडी हेल्प करती है ये बताने में, मतलब कि लॉ की जो भी इश्यूज होते हैं वो फिक्स करने में और लॉ को इंटरप्रेट करने में, समझने में कि वो लॉ क्यों बना था, लॉ मेकर का इंटेंशन क्या था उस लॉ के पीछे. तो यही मिसचिफ रूल है कि टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड क्रिएटिंग अ लॉ. देन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द मिसचिफ रूल यूजिंग द केस. अब एक केस है स्मिथ वर्सेस 1960. सो इस केस में क्या था, फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट विच लॉ. इसमें केस में क्या था कि इस केस के अंदर पूरा प्रोसेस है कि मिसचिफ रूल को अप्लाई कैसे किया गया था इंटरप्रिटेशन के लिए. स्टैट्यूट को आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट विच लॉ और रूल यू आर लुकिंग एट. आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉ या फिर रूल है जिसके बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, सो इन दिस केस इट्स द स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट ऑफ 1959. अब एग्जामिन द मिसचिफ. नेक्स्ट यू लुक एट व्हाट प्रॉब्लम और मिसचिफ द लॉ वाज मेंट टू सॉल्व. इसमें आपको नेक्स्ट ये चीज देखनी है कि ऐसी क्या इश्यूज और ऐसा क्या मिसटेप है जो लॉ को देखना है और सॉल्व करना है. सो द इशू है वाज, और इस केस के अकॉर्डिंग इशू क्या था, द इशू है वाज prostitutes soliciting on the streets which was seen a problem for public safety and morals. की जो prostitute थी वो streets पर वो करने लग गई थी, मतलब कि देवर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड जो भी उनका था, जो भी बिहेवियर जो था जिसकी वजह से कॉमन पीपल को प्रॉब्लम हो रही थी एंड दे वर फीलिंग अनसेफ. सो आइडेंटिफाई द रेमेडी. अब आपको पता चल गया इशू क्या है, अब आपको उसकी रेमेडी यानी उसका सॉल्यूशन निकालना है. सो पहले हम रूल की बात करें, मिस्टेफ रूल की, तो द रेमेडी इज द सॉल्यूशन दैट लॉ मेकर्स केम अप विद टू फिक्स द प्रॉब्लम. अब सॉल्यूशन लेकर आएंगे लॉ मेकर के, चाहिए इशू है, नाउ लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन. सो इन दिस केस इट वाज मेकिंग इट इलीगल the for prostitutes to solicit in public places. तो ये इस केस में जो था प्रोस्टिट्यूट के लिए पब्लिक प्लेस में सॉलिसिट करना इलीगल हो गया था. देन इंटरप्रिटेशन, उसके बाद इंटरप्रेट किया गया इस चीज को. नाउ व्हेन द जजेस इंटरप्रेट द लॉ यूजिंग द मिसचिफ रूल, दे लुक एट द लॉ विद द प्रॉब्लम इट्स ट्राइंग टू सॉल्व इन माइंड. तो वो जब इंटरप्रेट करते तो देखते हैं कि अच्छा इस लॉ को जब बनाया गया था जब ये प्रॉब्लम अकर हुई थी और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये लॉ बनकर आया था. ठीक है,
तो जजेस जैसे अपने माइंड में सोच लेते हैं जब ये बैक स्टोरी समझते हैं लॉ की, तो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ वाज मेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम। वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये लॉ इस तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इस वजह से बना था। हो सकता है जो उस टाइम पे प्रोस्टिट्यूशन के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए जो लॉ उस टाइम पे इंप्लीमेंट किया हो, किसी जिस भी टाइम पे वो किया था केस के लिए, वो अब सही ना हो। देयर वर सो मेनी लॉज जो अमेंड हुए, बट उस अमेंडमेंट से पहले भी ये तो समझना पड़ेगा कि ऐसा लॉ बना ही क्यों था, फॉर्म ही क्यों हुआ था जो आज हमें अमेंड करना पड़ रहा है, राइट? Then avoid going beyond the mischief. It's important for judges not to stretch the law beyond what's necessary to solve the problem. अब judges भी क्या करते हैं, वो ज्यादा डेप्थ में जाके ये नहीं करते कि और क्या क्या कर सकते हैं। उनको उनका प्रॉब्लम मिल गया, उनको उनका सॉल्यूशन मिल गया, तो वो ज्यादा स्ट्रेच करते ही नहीं है चीजों को, वो सिर्फ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन तक वर्क करते हैं। द फोकस शुड बी ऑन फिक्सिंग द स्पेसिफिक इशू। वो सिर्फ स्पेसिफिक इशू को फिक्स करना चाहते हैं। द लॉ वॉज क्रिएटेड फॉर नॉट क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स। कोई न्यू प्रॉब्लम्स ना नहीं खड़ा करना चाहते। ओके, सो इसके बाद आता है, इसी में स्टेप्स आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसी में स्टेप्स आते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रिटेशन। द कोर्ट लुक्ड एट बोथ द प्रॉब्लम्स। कोर्ट दोनों प्रॉब्लम्स को देखेगी। द लॉ वाज मेंट टू सॉल्व द सॉल्यूशन इंटेंडेड टू मेक लॉ मेकर। एक तो प्रॉब्लम भी देखेंगी वो, और जो लॉ को सॉल्व करनी है और सॉल्यूशन भी देखेगी जो लॉ मेकर लेकर आए थे। यानी कि जब लॉ मेकर कोई सॉल्यूशन लेकर आए थे, पहले तो उनके सामने प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद लॉ मेकर उसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लेकर आए थे। जब कोर्ट किसी लॉ की हिस्ट्री में जाएगी तो वो दोनों चीजें देखेंगी, ये लॉ बना क्यों था इस प्रॉब्लम की वजह से, और ये लॉ सॉल्यूशन बनकर आया था इसी प्रॉब्लम का, तो दोनों चीजों को देखेगी, राइट? सो डिसाइड इफ द डिफेंडेंट्स एक्शन इवन दो इनसाइड वर स्टिल रिलेटेड टू द इशू एड्रेस बाय द लॉ। तो वो ये भी तो चेक करेंगे कि हम जिस चीज के लिए इसको देख रहे हैं, तो वो क्या हमारा केस जो है वो इस जो भी हम पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इससे सिमिलर है, हम क्या ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है कि हमारा केस है भी इस लॉ को समझने लायक या नहीं। देन डिसीजन, द कोर्ट डिसाइड दैट द डिफेंडेंट वाज गिल्टी। अब जो केस था उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो ये दिया था कि कोर्ट डिसाइडेड जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी था अंडर द लॉ। द रीजन दैट इवन दो ही एक्शन हैपन इंडोर्स। रीजन ये है कि चाहे तो कोई भी एक्शन है वो अंदर हो रहा है, बट दे स्टिल एम टू डू द सेम हार्मफुल थिंग्स द लॉ वाज ट्राइंग टू प्रिवेंट इन पब्लिक प्लेसेस। बट कुछ ऐसे एक्शंस है जो बाहर जागरूक हो रहे हैं, बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो मतलब लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू, मतलब जो वो प्रोस्टिट्यूट जो चीज शो करना चाह रही है वो ये सब चीजें जिससे जो कॉमन पब्लिक है उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी वजह से कोर्ट का डिसीजन उनके अगेंस्ट था, डिफेंडेंट के अगेंस्ट था। सो अवॉइड गोइंग बियॉन्ड द मिसचिफ, द कोर्ट मेड श्योर दैट द इंटरप्रिटेशन स्टक टू द प्रॉब्लम द लॉ वाज मेंट टू सॉल्व। जो कोर्ट इस बात का ध्यान रखती है कि जो इंटरप्रिटेशन हुआ है ना वो सिर्फ उस प्रॉब्लम तक रहे जिसे सॉल्व करना था, उससे आगे ना जाए। उन्हें स्ट्रेच नहीं करना चाहती वो किसी भी इशू को। दैट्स इट इन दिस केस। और इस एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं अब हम। अब है इन द केस ऑफ Novartis AG versus Union of India 2030. The court emphasized the importance of using the mischief rule. कोर्ट ने इस चीज में दर्शाया था कि इंपॉर्टेंस है, मतलब जोर डाला गया था कि मिसचिफ रूल को क्यों यूज करना चाहिए, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द इंटेंट ऑफ स्टैट्यूट, तो कोर्ट ने बताया था मिसचिफ रूल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड नहीं जाता, वो एक्चुअल मीनिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है कि इस लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और नहीं समझ आता तो बिहाइंड स्टोरी पे जाते कि ये लॉ बना क्यों था, इंटेंशन क्या था लॉ मेकर्स का। तो इससे पूरा लॉ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना किसी भी लॉ का, वो क्लियर हो जाता है अच्छे से। फिर उस लॉ को अप्लाई करने में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है कोर्ट को, इसलिए वो ये चीज को समझना चाहते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन करके समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्टैट्यूट्स, द कोर्ट सेड दैट व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट अ लॉ मींस, मतलब कि इसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप स्टैट्यूट को अंडरस्टैंड करो, लॉ का मतलब क्या है, उसका इंटेंशन क्या था, वो क्यों बना था, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना था। देन सिग्निफिकेंस फॉर पेटेंट लॉ, ठीक है, अब इस केस को भी अच्छे से देख लेते हैं। मींस एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव, द मिस्chief टूल इज द बेस्ट टूल टू यूज, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ। दिस हेल्प्स द जजेस टू लुक एट द प्रॉब्लम द लॉ इज मेंट टू सॉल्व एंड हाउ इट एम्स टू सॉल्व। अब हम मैं वापस सेकंड पॉइंट पे आ गई हूँ, सिग्निफिकेंस फॉर पेटेंट लॉ, इंपॉर्टेंस क्या है पेटेंट लॉ की, ये this ruling is especially important for patent law in India. Patents are protections for new inventions or discoveries. ठीक है, पेटेंट्स हम क्यों कब लगाते हैं, कुछ एक लीगल प्रोटेक्शन होती है, हम कोई भी पर्सन कुछ न्यू डिस्कवरी करता है, कोई इन्वेंशन करता है, तो उसमें हम पेटेंट्स लगाते हैं कि वो कोई और पर्सन उसकी उस चीज को चुरा ना पाए या यूज ना कर पाए, उस पर्सन का अकेले का हक होगा उस चीज के ऊपर। एंड अंडरस्टैंडिंग पेटेंट लॉ इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर कंपनीज लाइक नोवर्टीज विच आर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग न्यू मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। तो इन कंपनीज के लिए तो और भी मतलब ऐसी ऐसी कंपनीज जो होती है जो नई नई चीजों को इन्वेंट करती है, एक्सपेरिमेंट करती है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि उनको पेटेंट लॉ ले लेना चाहिए। Then impact. By emphasizing the use of mischief rule, the court ensure that patent law are interpreted in a way that aligns with their intended purpose.
तो कोर्ट इंटरप्रेट करती है पेटेंट लॉ को इस तरीके से कि वो जो उस पर्पस के लिए पेटेंट लॉ बनाया ना वो फुल्ली तरीके से यूटिलाइज और पूरा हो। ठीक है, दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग द फेयरनेस एंड क्लैरिटी इन पेटेंट रिलेटेड लीगल मैटर्स। अगर हमें पेटेंट लॉ का एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल रीजन पता होगा कि वो किस लिए बना है, किन किन सिचुएशंस में अप्लाई होता है, और अगर किसी ने उसे यूज कर रहा है कोई और फिर उसके साथ कुछ मिसकंडक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट को क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें अगर कोर्ट को इन चीजों की क्लियरिटी होगी तो कोर्ट को रूल्स को अप्लाई करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और वो क्लियरिटी कहाँ से आएगी? इंटरप्रिटेशन से, which can have significant implications for innovations and development in various industries. So, in simple terms, the court decision in Novartis versus Union of India highlights that the importance of using the mischief rule to understand and interpret laws, especially in cases related to patent law, which can have wide-ranging effects on innovations and industry. तो कोर्ट ने ये नहीं बताया, अभी इसमें ये हमने डिस्कस नहीं किया कि इसका डिसीजन क्या, कोर्ट ने बस ये बोला है कि उन्होंने इस केस के थ्रू ये एम्फसाइज किया है कि हमें एक्चुअल मीनिंग एक लॉ का पता होना चाहिए ताकि हम लॉ को ठीक से यूज कर सके, क्योंकि पेटेंट लॉ एक बहुत बड़ा लॉ है, बहुत वाइड रेंज इफेक्ट्स है इसके, बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशन में यूज होता है। तो हम इसके हर पहलू को, हर मतलब डेप्थ में जाके इस लॉ को समझेंगे, तभी जाके हम उसके लीगल मैटर्स पे काम कर पाएंगे, उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज व्हाट द कोर्ट इज सेइंग इन दिस केस। ऑलराइट, तो अब हम समझेंगे लीगल फिक्शन को। ठीक है, मैंने इस स्लाइड में हेडिंग नहीं डाली है, बट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर रूल व्हिच इज लीगल फिक्शन। ओके, सो लीगल फिक्शन इज समथिंग लाइक विच इज थोड़ा मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि कुछ मतलब ये इस टाइप का लॉ है फिक्शन से, आप थोड़ा सा समझोगे बात को तो, कि ऐसा लॉ जहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग हो या ऑलरेडी पता हो कि ना ये चीजें क्या कहते हैं प्रैक्टिकली, मतलब हम प्रैक्टिकली इन लॉ को अप्लाई नहीं करते, हमें पता होता है कि ये सिचुएशंस में ऐसा प्रूव करना डिफिकल्ट है, हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ये लॉ सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर चलता है ना, ये है अजम्पशन के ऊपर चल रहा है law। ठीक है, अज्यूम कर लेना। सो लीगल फिक्शन इन्वॉल्व्स प्रिटेंडिंग दैट सर्टेन थिंग्स आर ट्रू। हम ये समझ लेते हैं कुछ चीजें ना होते हुए भी, सच ना होते हुए भी, कि वो चीजें सच हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लॉ को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बिकॉज वी नो दैट हम लॉ में हर चीज प्रूव करते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। और ये इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि जो भी चीजें एक तो लॉ को रीजनेबली अप्लाई कर सके, रीजनेबल तरीके से, प्लस जो भी डिसीजन निकल कर आए वो फेयर निकल कर आए, अनफेयर ना निकल कर आए। तो उस फेयर डिसीजन को करने के लिए ये अजम्पशन भी अप्लाई कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके अंदर, लेट्स से, ठीक है, कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट वेयर यूनिफॉर्म इवन दो नॉट ऑल स्टूडेंट्स वेयर यूनिफॉर्म। सब स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनी है, जबकि ये बात सब पता है कि सारे बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। द लॉ माइट प्रिटेंड, बट लॉ ऐसा समझेगा, अज्यूम करेगा कि दे डू मेक श्योर दैट इवन दैट एवरीवन हैज फॉलो द रूल। इट्स लाइक मेक बिलीव आइडिया दैट हेल्प्स द लॉ वर्क बेटर। ऐसा नहीं होगा कि सब बच्चे पहनेंगे यूनिफॉर्म, बट उन्होंने ऐसा प्रिटेंड कर लिया कि सब पहनेंगे। वो अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि वो रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका डेवलपमेंट था, लीगल फिक्शन इज ए टूल यूज्ड इन लॉ सिंस एंशिएंट टाइम्स। पुराने टाइम से लॉ में यूज हो रही है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स व्हेन लॉ डोंट कवर एवरी सिचुएशन। कब यूज होती है? जब लॉ में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, लॉ सारी सिचुएशंस को कवर नहीं कर पाता है, तो एक तरीके से किसी भी आइडिया पे बिलीव करना या फिर लॉ के ऊपर आपको कहीं ना कहीं, जो भी आपके पास पुराने कॉन्स्टिट्यूशन हो, लॉज लिखे हुए हैं, उन पे आपको कहीं ना कहीं तो बिलीव करना पड़ेगा ना। सो इसीलिए हमने ये इंटरप्रिटेशन बनाया है। मेक बिलीव दैट आइडिया make believe that idea that helps court make fair decision. Scholars like Lon L. Fuller said we should use it carefully. हमें इसे अच्छे से यूज करना, केयरफुली यूज करना, सोच समझ के यूज करना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये ट्रिकी सिचुएशन में ज्यादा काम आती है। अब इसकी नीड क्या है हमको? जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, उनसे ओवरकम करने में हेल्प करती है। कि फॉलोइंग द लॉ एग्जैक्टली एज इट्स रिटन लीड्स टू अनफेयर इम्प्रैक्टिकल रिजल्ट। कभी कभार हम समझ लेते हैं लॉ को कि ऐसा लिखा है तो ऐसा इसे इम्प्लीमेंट करना, तो उससे हमें गलत रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो हमें लॉ को तोड़ मरोड़ के थोड़ा समझ के यूज करना पड़ेगा। ऐसा लिखा है बट जरूरी तो नहीं कि इसी तरीके से यूज करें हम। तो उसे कहते हैं हम अजम्पशन के साथ हमने इसे यूज किया कि इस सिचुएशन में इस लॉ को एज इट इज हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो रिजल्ट हमारे पास आए वो फेयर आना चाहिए। फेयर होना बहुत जरूरी है लॉ के अंदर, क्योंकि आपके अनफेयर डिसीजन से किसी बेगुनाह को सजा भी मिल सकती है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। देन कम्स फिलिंग गैप्स इन द लॉ। वेन लॉ डोंट से एवरीथिंग, जब लॉ सब चीजें नहीं कहता है, ऐसा बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जो लॉ कवर नहीं कर पाता है, तो वहां पे आती है बात लीगल फिक्शन की। कि अज्यूम किया जाता है कि चलो अब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो हम इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, अजम लाइक अजम्पशंस लेकर आते हैं, गेसेस लेकर आते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब लॉ या तो उन चीजों के बारे में कुछ बता ही ना रहा हो, या फिर वो चीजें क्लियर ना हो, कि लॉ एक चीज के ऊपर बन गया हो, एक ये बड़ा लॉ बन गया है कि किसी चीज के ऊपर
और उसमें बहुत छोटी छोटी और भी चीजें हैं जिनके बारे में लॉ ने बताया ही नहीं कि अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाती है तो हम क्या करेंगे। कुछ ट्रिकी ट्रिकी सिचुएशंस हर जगह हर लॉ में आई। देन अडेप्टिंग टू चेंज, अब क्या हेल्प करता है लीगल फिक्शंस की, जो भी न्यू सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो मॉडर्नाइज करना है, लॉ को मॉडिफाई करना है, तो उसमें लीगल अजम्पशन सॉरी लीगल फिक्शन बहुत हेल्प करता है अजम्पशन के साथ आगे बढ़ने में। देन इंटरप्रेटिंग लॉज फेयरली, लॉज को इंटरप्रेट करना, सही तरीके से उनको समझना, एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग उनके साथ रखना ताकि वो फेयर या फिर वो जस्टिस दिला पाए और वो एक फेयर डिसीजन दे पाए आगे चल के। एज लॉ को फेयरली इम्प्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि एज ऑफ कंसेंट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की एज है जो पता नहीं चल रही है कि उसकी एज कितनी है, तो कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट को अगर कोई लॉ अप्लाई करना हो जो एज के अकॉर्डिंग है, जैसे उसके साथ किसी गर्ल गर्ल के साथ कुछ मिसकंडक्ट कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि कोर्ट ना उसे उन्हें ये नहीं पता होगा और उस लड़की को भी नहीं पता होगा उसकी एज क्या है, तो कोर्ट उसकी बस इतना समझेगी किसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोर्ट ने एज तय कर रखी है कंसेंट की 18, कि 18 से लड़की लेस है या 18 से ज्यादा। अब 18 से कितनी भी ज्यादा हो सकती है, शी कुड बी 19, शी कुड बी 21, और 18 से कितनी भी कम हो सकती है, 16 17। कोर्ट को बस ये बीच का समझना है कि 18 से कम है या 18 से ज्यादा, ताकि वो अपनी लॉ को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो उसे उस चीज के लिए अजम्पशंस करने पड़ते हैं, कुछ अज्यूम करनी पड़ती है चीजें। अब वो कैसे हैं क्या है आप लोग बोलोगे ना, इसके लिए तो टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो आप जब इन डेप्थ कोई केस ऐसा समझेंगे तो उसमें आपको चीजें समझ आएगी कि हमें assumption क्यों यूज करना पड़ रहा है। Then presumption of innocence. This is a big one, criminal law. It says that person is considered innocent. ये तो हमें पता ही है कि एक पर्सन को इनोसेंट माना जाता है जब तक उसे गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता। अगर एक पर्सन के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया गया है, उसका प्रोसीडिंग्स चल रही है कि उसे पर अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि उसने मर्डर किया या नहीं किया है, तो वी कैन नॉट लाइक उसे हम मर्डर नहीं बोल सकते बिकॉज उसे वो गिल्टी प्रूव अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक तरीके का assumption में ही, लीगल फिक्शन में ही आ जाता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द पीपल्स राइट, क्या करता है फेयर ट्रायल में हेल्प करता है एक तो, और लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। देन कॉर्पोरेट एंटिटी, ये तो हमें पता है ना कि कंपनीज को हम अलग सेपरेट आइडेंटिटी एंटिटी ट्रीट करते हैं ओनर से, जिससे क्या हेल्प होती है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनकी पर्सनल एसेट्स बच जाते हैं। अगर कंपनी पे कोई इश्यूज आते हैं तो कंपनी स्यू भी कर सकती है, कंपनी को कोई स्यू कर भी सकता है, और कंपनी अपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट भी वो साइन कर सकती है, कंपनी अपनी सारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज कर सकती है एज लाइक ए ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए हम कंपनी को एक अलग इससे एंटिटी मानते हैं, ओनर से एकदम अलग मानते हैं, ताकि ओनर इससे प्रोटेक्ट रहे कि अगर कंपनी का मतलब बिल्कुल सब खत्म हो रहा है, कंपनी डूब रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ओनर अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पर्सनल एसेट्स के साथ डूब रहा है कि कंपनी को बचाने के लिए वो अपने एसेट्स भी दांव पे लगा रहा है। तो हेयर ऑल्सो लीगल फिक्शन वर्क्स। देन कम्स इग्नोरेंस ऑफ लॉस। द लॉ सेज दैट नॉट नोइंग द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपने कोई लॉ ब्रेक किया और आप कह रहे हो अरे मुझे तो पता ही नहीं था, आपने सिग्नल ब्रेक करा और आप कह रहे हो मुझे तो पता ही नहीं था रेड लाइट इज फॉर टू लाइक रेड लाइट स्टॉप होने के लिए, रुकने के लिए यूज होती है, देन यू आर सेइंग दिस। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स अ कॉमन सेंस, यू आर अ सिटीजन एंड यू नीड टू नो द बेसिक लॉज। और अगर आपको नहीं पता है तो आप एस्केप नहीं हो सकते, आप बच नहीं सकते ये बोल के कि मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि आप सिटीजन हो, आपको ये लॉ पता होना चाहिए, आपको नहीं पता इट्स योर प्रॉब्लम। ये लॉ की अवेयरनेस हर जगह हो चुकी है, फैलाई हुई है, इट्स नॉट अ न्यू लॉ, सो यू नीड टू नो अबाउट दिस एंड यू कैन नॉट मेक इट एक्सक्यूज, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये अज्यूम किया जाता है कि आप बीइंग सिटीजन आपको बेसिक लॉज की नॉलेज हो, तो यहाँ पे लीगल फिक्शन एक वर्क करता है। देन अडॉप्शन लॉ, समटाइम्स अडॉप्शन डोंट फॉलो ऑल द फॉर्मल रूल्स। कभी कभार क्या होता है जैसे अडॉप्शन लॉ है, अडॉप्शन में सारे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी ये बात सबको पता है, जो भी अथॉरिटीज है एवरीवन नोज दिस थिंग कि दिस अडॉप्शन इज लीगल। ना ही पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है ना ही बच्चे में कोई इश्यूज है। दे मतलब दे बोथ वांट, दोनों दोनों की तरफ से सेम स्पार्क है कि दोनों चाहते हैं टू बिकम अ फैमिली। और अडॉप्शन में कुछ इश्यूज आ रहे हो, कुछ भी ऐसा हो कि नहीं हो पा रहा पूरा फॉर्मली, तो वहां पे एक लीगल फिक्शन वर्क करता है जस्ट टू मेक दिस शॉर्ट थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ठीक है अडॉप्शन वैलिड तब भी प्रूव हो जाए क्योंकि ये बच्चे की बेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर है, जब उन्हें पता है कि कुछ गलत नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है, और लीगल फॉर्मेलिटीज की एक दो चीजें रह जाती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिनके बिना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पेपर वर्क हुआ है बट नॉट इन दैट सेंस। तो वहां पे लीगल फिक्शन वर्क करता है कि ठीक है कुछ चीजें बाद में भी हो सकती है या फिर कुछ चीजें ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो पा रही, इट्स फाइन, वी हैव इनफ प्रूफ टू प्रूव दैट ये एक लीगल अडॉप्शन है। तो अभी सारी फॉर्मेलिटीज भी नहीं हो पा रही फॉर्मली, तो स्टिल आप अडॉप्ट कर लो बिकॉज ये बच्चे के हित में, बच्चे के इंटरेस्ट में एक अच्छी चीज है। Then deemed prospectuses. Certain documents are treated official prospectuses even if they don't meet all the requirements. सारे essentials ना meet करने के बाद भी कुछ documents को फिर भी official prospectus में डाला जाता है
तो उससे क्या होता है, दिस इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट। इससे एक ट्रांसपेरेंसी रहती है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कैपिटल मार्केट में। तो ये सारे एक तरीके के एग्जांपल्स थे कि लीगल फिक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है और इसे अप्लाई करना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस के लिए, राइट प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्टिस के लिए, इनको इस चीज के लिए लीगल फिक्शन एक ऐसा टूल है जिसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। देन देयर इज अ केस, ठीक है, इज माय पेन, या हियर इट इज, Penta versus Mudala Veeramalappa. In this case, the Andhra Pradesh High Court addressed the issue whether a son born to widow after her remarriage would be considered legitimate under Hindu law. इस केस में क्वेश्चन क्या था कि एक बच्चा है जो बॉर्न हुआ है, वो भी एक विधवा औरत से, जो कि आफ्टर हर रीमैरिज, वो भी रीमैरिज के बाद, और वो बच्चा जो था उसकी फर्स्ट मैरिज से था उस लेडीज की, सो क्या उसे लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा हिंदू लॉ के अंदर? So traditionally, Hindu law did recognize child born to widows after remarriage as legitimate heirs. तो legitimate heirs में तो नहीं काउंट करते हैं ट्रेडिशनली अगर बात करें हम तो, बट however कोर्ट यूज द लीगल फिक्शन, कोर्ट ने लीगल फिक्शन को यूज किया इस केस में इंटरप्रेट करने के लिए लॉ को, कि जो वे दैट अलाइंड विद मॉडर्न सोसाइटी नॉर्म्स। अब नई सोसाइटी के रूल्स लेकर आए गए, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को अप्लाई किया गया, द कोर्ट अप्लाइड द लीगल फिक्शन दैट द child was born during the first marriage, thereby deeming him legitimate and entitled to inheritance rights. तो उसको चाइल्ड को उसके हक मिले, क्यों, और उसे लेजिटिमेट भी मांगा गया, चले चाहे वो फर्स्ट मैरिज से बॉर्न हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक मैरिज के थ्रू बॉर्न हुआ है, मैरिज हुई थी, शादी हुई थी दो लोगों के बीच में, उसके बाद वो चाइल्ड बॉर्न हुआ है, चाहे अब वो सिचुएशन उसकी डिफरेंट हो कि तब तक वो उसकी ममा विडो हो गई हो जब वो बॉम्बे था और उन्होंने न्यू एक री मैरिज कर ली हो, बट इट डजेंट मीन कि चाइल्ड जो है वो इलेजिटिमेट माना जाएगा। तो ट्रेडिशनली उन लॉज में हम इलेजिटिमेट मानते थे, लेकिन कोर्ट ने लीगल फिक्शन लगा के लॉ को नए तरीके से देखा है और उसको एक लीगल हेयर में काउंट किया जाएगा। इन शॉर्ट दैट द चाइल्ड वाजंट अनफेयरली डिसएडवांटेज, बिकॉज इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसकी सिचुएशंस की गलती है, तो इसमें उसको डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, उसके हक का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है इधर लीगल जो फिक्शन है उसने क्या किया इधर, फेयरनेस पे वर्क किया, इक्वालिटी फेयरनेस अंडर द लॉ। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। That's it in this video. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you.